नमस्कार बच्चों। क्या हाल चाल। तो बच्चों ये अपना आज का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट करने वाले हैं। आज के बाद आपका इलेक्ट्रोस्टेट खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग अगली क्लास से अगले लेक्चर से मैग्नेटोस्टेट शुरू करने वाले हैं। ठीक है ना। तो अब आपसे एक गुजारिश है कि आज की क्लास के बाद कृपया करके जितने भी नोट्स आपने बनाए हैं, जितना भी कंटेंट आपने लिखा है, वो सभी नोट्स, वो सभी कंटेंट 2 बार कम से कम आपको रिवाइज करना है। तभी जाके उसकी चीज़ें आपको समझ में आएगी, तभी जाके एक्स्ट्रा कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आएंगे। बट हाँ, आप लोगों को थोड़े से एफर्ट करने पड़ेंगे, थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। मैग्नेटो स्टेट के लेक्चर तो चलते रहेंगे, उसकी आप चिंता मत करिएगा। आपको उन लेक्चर्स के साथ साथ ही इलेक्ट्रोस्टेट का रिवीजन कंटिन्यू रखना है। ठीक है ना। तो मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही करना पड़ेगा, तभी जाके आपको इलेक्ट्रोस्टेट जो है वो आत्मसात होगी, तभी जाके इलेक्ट्रोस्टेट आप ढंग से फील कर पाएंगे, ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है। आज जो मैं कराने वाला हूँ आप लोगों को, वो बीएससी का बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है। ठीक है, जो आप लोगों ने शायद बीएससी में पढ़ा होगा। कैपेसिटर तो मैं इसको नहीं कहूँगा, बेसिकली ये एक तरह से पोलराइजेशन का पार्ट है, जो कुछ कुछ बहुत कुछ बीएससी से रिलेट करता है। तो मे भी आप लोगों को बीएससी वाला पोर्शन पता हो। तो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट का क्वेश्चन था। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल and electric potential by a uniformly polarized sphere, by a uniformly polarized sphere of radius r। ठीक है, समझाते हैं। एक्चुअली देखो, एक स्फेयर है, वो कंप्लीटली पोलराइज्ड है। अब जो सिस्टम आपको दे रखा है ना, इसमें पोलराइजेशन एक्स एक्सिस पे नहीं दे रखा, जेड एक्सिस पे दे रखा है। तो बीएससी में हम यही करते थे कि जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, और जो डाइपोल हो रहे हैं पोलराइज्ड, वो जेड एक्सिस के अलोंग हो रहे हैं। अब क्या है कि इस स्फेयर का जो रेडियस है वो हम लोगों ने मान लिया कैपिटल आर है। ये पोलराइज्ड है। पोलराइज्ड मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। ठीक है। तो अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, डाइपोल ओरिएंटेड है, तो इसके सेंटर से मान लीजिए कोई आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है। तो हमको क्या करना है, पी पॉइंट पे निकालना है इसका पोटेंशियल और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चों, सिंपल है, डाइपोल से ये, क्योंकि पोलराइजेशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि वहां पर डाइपोल बनना है। अब अगर डाइपोल बनना है तो मैं आपको रफली एक आइडिया देता हूँ कि डाइपोल की वजह से पोटेंशियल जो होता है वो होता है के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फिर याद आ रहा हो आपको, तो मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते हैं डाइपोल का तो माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी होता है, और पोलर सिस्टम में तो बेसिकली डेल वी अपॉन डेल आर, आर कैप माइनस 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा
थीटा के हमको लेना है, ठीक है, क्योंकि दो ही कोऑर्डिनेट है आर और थीटा। फाई वाला होगा तो फिर तीसरा भी लिखते हैं। फिर आपको याद आ रहा हो तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलवाया था डाइपोल के लिए वो था के पी अपॉन आर क्यूब 2 कोस थीटा आर कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप, ऐसा कुछ आपको याद आ रहा होगा। यहाँ बात डाइपोल्स के अलावा पोलराइजेशन की भी है, पर हम ये जानते हैं कि पोलराइजेशन जो होता है ना वो होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम तो यहाँ पर बेसिकली स्फेरिकल सिस्टम का ही हम लोग लेंगे, वॉल्यूम तो यहाँ पर स्फेयर का ही आएगा। तो यहाँ से डाइपोल मोमेंट क्या निकल जाएगा, पोलराइजेशन मल्टीप्लाई विद द 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना बच्चों। हम जानते हैं डाइपोल्स की वजह से पोटेंशियल V बराबर कितना होता है, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो P की जगह पोलराइजेशन लिख देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और बाकी कोस थीटा पर आर स्क्वायर, तो है कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो के की जैसे वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास क्या बचेगा के कोस थीटा, अच्छा सॉरी मैंने आपको केस तो बताया नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। एक्चुअली केस ये है बेसिकली कि ये जो केस है ना ये आउटर केस है, मैं यार एकदम आर ग्रेटर देन आर, तो बाहर की तरफ जो केस है उसमें तो यही वाला सिस्टम काम करेगा, तो ये सारे डाइपोल वहाँ पर कंसिडर किए जा सकते हैं। सो इन द आउटर केस वी कैन कंसिडर ऑल द डाइपोल्स इनसाइड इट। तो ये बेसिकली आर ग्रेटर देन आर के लिए था, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, आप दिखेगा नहीं आपको यहाँ पे, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, इसलिए यहाँ से हम मिटा देते हैं इसको। यहाँ लिख देता हूँ मैं आर ग्रेटर देन आर के लिए, इसको जब सोल्व करेंगे के की वैल्यू पुट करके, तो पी आर 3 कोस थीटा अपॉन 3 आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट यहाँ बचेगा। हाँ वो बात अलग है, अगर आप लोगों ने आर लेस देन आर के लिए किया तो फिर वहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू कुछ और आएगी, जस्ट लाइक पी अब पोलराइजेशन का नंबर ऑफ डाइपोल्स हैं वो जाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ यहाँ पे दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ पर हो जाएगा पी आर कोस थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन, ठीक है। हाँ आप अगर इसको z की फॉर्म में भी चेंज करना चाहो तो भी कर सकते हो, कारण क्या है कि ऊपर z एक्सिस है, ठीक है। ऊपर अगर z एक्सिस है तो अगर ये z एक्सिस की कैटेगरी में आ जाएगा तो रेडियस से z एक्सिस का जो एंगल है वो मुझे थीटा होता है। इस बात को ध्यान रख के आप इसमें ऑटोमेटिकली लिख सकते हो कि z इज इक्वल टू आर कोस थीटा, बिना कुछ सोचे। तो हम जब r लेस देन आर पर होंगे, जब हम सेकंड कंडीशन में काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पोटेंशियल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा p मल्टीप्लाई विद द z अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, इट्स वेरी इजी, ठीक है, क्योंकि z ऊपर की तरफ है बेटा, इसीलिए हम लोग ये ले सकते हैं। हाँ अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालना है r इज इक्वल टू आर पे, सपोज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालना है r इज इक्वल टू आर पे, तो अब तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, बिकॉज जेड के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, सो माइनस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आर लेस देन आर पे था बेटा, ठीक है, ये कहा था बेटा आर लेस देन आर पे था। अगर मैं आर इक्वल टू आर पे लेता हूँ मान लो, सो
तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, P ऑफ R, और यहाँ पर वही सेम जेड आर कोस थीटा की फॉर्म में अगर ले लें तो वही तुम्हारा V तो वही का वही रहेगा, और वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा, सेम सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, क्योंकि z के रेस्पेक्ट में वेरिएशन है तो z के रेस्पेक्ट में वो इंटीग्रेट होगा। तो ऐसा कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा बीएससी के अंदर। एक और जो बीएससी में हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड of the polarized sphere in the presence of external electric field. In the presence of एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये भी बीएससी का डेरिवेशन है, समझाता हूँ। इसमें क्या है, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो ऑब्वियसली बात डाइपोल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि हमने ऐसे लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज थे या नेगेटिव चार्ज थे, ठीक है। तो जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो वो ऐसा है, बट अंदर डाइपोल अगर ये बनेंगे तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज नीचे इकट्ठे हो जाएंगे, जैसा मैंने आपको समझाया था। तो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएगा। तो अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, दो इलेक्ट्रिक फील्ड का एडिशन होगा। एक तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने बाहर से लगाया है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बेसिकली पोलराइजेशन की वजह से जनरेट हुआ है। समझ में आ रही बात? पोलराइजेशन की वजह से जो जनरेट हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड वो, ठीक है। तो पोलराइजेशन की वजह से मैं आपको समझा दूँ थोड़ा और डिटेल में। आपने एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ऊपर की ओर, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव इधर, तो इंटरनली इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन की वजह से ईपी इधर आया, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का एडिशन है। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड वो जो आपने बाहर से लगाया, बिकॉज वही तो अंदर मिल रहा है ना, आर लेस देन आर के ऊपर। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड वो जो उसके बाउंड चार्जेस की वजह से पोलराइज्ड होने के बाद मिला है। अब बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो जो भी है वो है, बट अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैंने आपको ऊपर के डेरिवेशन में समझा रखा है, ठीक है ना। और हम जानते हैं पोलराइजेशन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट आई ई और अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही वैल्यू पुट कर दूंगा अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आउटसाइडर वो इधर ले जाएंगे, एलसीएम एलसीएम लेंगे, फिर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन ले लेंगे, सो 1 प्लस इसका कुछ बन जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो थोड़ा और एलसीएम लो, तो फाइनली जो आएगा इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू 3 ऑफ ई नॉट upon 2 plus epsilon. This is the final result. This is the final result.
देखो काई ई की वैल्यू होती है एप्सिलॉन आर माइनस वन, ये आपको पुट करनी पड़ेगी तभी जाके निकल के आएगा। अब अगर मैं बाहर की ओर बात करूं, एक्सटर्नल की बात करूं, ये तो अंदर वाली बात हो गई आपके पास आर लेस देन आर वाली। अगर बाहर वाली बात करें तो बाहर ई प्राइम जो है एक्सटर्नल आप लगा रहे हो तो ही, उसके अलावा कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोलराइजेशन की वजह से भी हमको दिखेगा, वो ये होगा बेसिकली कि V बराबर क्या होता है, के पी कोस थीटा, पी मतलब स्मॉल पी अपना आर स्क्वायर। तो बाहर की ओर अगर हम लोग देखते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब पी, जैसे मैंने लास्ट ट्रेड में करवाया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है ना इस वाले फॉर्मूले से, के पी अपॉन आर क्यू, और जब आप पी का वैल्यू पुट करते हो ये वाली, तो सॉल्व करके लिख देना भाई जो भी आए, ई प्राइम इज इक्वल टू ई नॉट मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वट एवर यू हैव, और फिर उसके बाद पुट कर देना के का वैल्यू रख देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो सब रख के ये आ जाएगा आपके पास के पी आर क्यूब अपॉन 3r³ एप्सिलॉन नॉट 2 कोस, ये आपका बाहर की वजह से पोलराइजेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड है, आर कैप प्लस साइन थीटा थीटा के। ठीक है, फिर आप चाहो तो पी का वैल्यू पुट करके वो सब सॉल्व कर सकते हो, पर हाँ सब जरूरत नहीं सॉल्व करने की, इतना ही करो। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने पुट क्या बोलते हैं की थी, वो आपके डिपेंड करता है। आप चाहो तो इसमें यहाँ पुट कर दो, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, फिर इसके बाद आप ई इनसाइड की वैल्यू ये पुट कर सकते हो 3 E0 अपॉन 2 प्लस एप्सिलॉन आर, ये भी आप बाद में पुट कर देना। जितना पुट करते जाओगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, हालांकि ज़रूरत तो नहीं है खैर वैसे, ठीक है, बट ठीक है, अब वो आपकी सहूलियत के लिए आप ऐसा कर सकते हो। एक और फॉर्मूला है जो मुझे आपको लिखाना था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। होपफुली आपको याद होगा कि डी इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, ये आता है वो इलेक्ट्रिक प्लेट से। अब ये देखो फॉर्मूला जो है ना, ये आता कहाँ से है, तो वो भी मैं आपको समझा सकता हूँ। देखो इसके लिए छोटा सा हमको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक प्लेट। हेडिंग गो, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक प्लेट। समझते हैं ना इस चीज़ को, तो हमारे पास क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट है, वो दो कैपेसिटर प्लेटों के बीच में रखी हुई है। डाइलेक्ट्रिक में यहाँ पर फ्री चार्जेस हैं, प्लस सिग्मा फ्री एंड माइनस सिग्मा फ्री चार्जेस, ठीक है, और इसके अंदर पड़ा हुआ है डाइलेक्ट्रिक।
ये मान लेते डाइलेक्ट्रिक पूरा एकदम भरा हुआ है। तो जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि प्लेट्स के चार्जेस की वजह से है, वो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप लोगों ने निकाला हुआ एक्चुअली कि दो प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि बाहर तो डाइलेक्ट्रिक है नहीं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा। डाइलेक्ट्रिक में जो चार्जेस हैं बेटा वो नेगेटिव पॉजिटिव हैं, तो जो नेगेटिव प्लेट है उसकी तरफ पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे और जो पॉजिटिव प्लेट है उसकी तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे। इस स्थिति में हम ये बात बोल सकते हैं बेटा कि अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव से क्या होगा, पॉजिटिव की ओर हो सकता है। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पे EP जो है वो लें तो वो हो जाएगा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। ये अंदर पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये आया कैसे ये समझता हूँ। एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि जो पोलराइजेशन होता है ना वो होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट मतलब होता है चार्ज मल्टीप्लाई विद द डिस्टेंस। अगर दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस d है तो दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन भी कितना होगा, d होगा। अगर प्लेट का सरफेस एरिया जो है वो a है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया मल्टीप्लाई विद द d। ये प्लेट बच्चा ऐसे रखी हुई है ऐसे, तो ऑब्वियस सी बात है अगर कोई प्लेट ऐसे रखी हुई है तो उसका सरफेस एरिया आपको तो केवल ये लाइन दिखेगी ना, बाकी उसके पीछे वाला तो ये आपको दिखेगा, ये है तो ये ए है। ठीक है, अब अगर ये ए है तो हम इसको इससे काट सकते हैं, क्यू अपॉन ए कितना हो जाएगा, सिग्मा, जो कि बाउंड चार्जेस भरे हुए हैं इसलिए बाउंड चार्जेस पर ये डिपेंड करेगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट तो बेसिकली बाउंड चार्जेस की वजह से आया ना। डाइप ये क्या पूरा भरा हुआ है, आप ये मत सोचना कि ये खाली है गैप, नहीं 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 नहीं, ये गैप खाली नहीं है बेटा, ये गैप भी पूरा डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है। वो तो क्या है कि आपको अलग अलग दिखाई दे इसलिए मैं थोड़ा गैप डाल के यहाँ पर कुछ डिज़ाइन किया, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं। दूसरी चीज़ ये है बच्चों एक्चुअली कि अगर हम लोग ये जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो फ्री चार्जेस पे डिपेंड करता है सिग्मा एफ के ऊपर, तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन ई। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगा सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन, और पी तो हम खैर जानते हैं पोलराइजेशन इज इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट काई ई, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आप लोग खैर निकालना चाहोगे कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो एक काम करें, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है ना, सॉरी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो खैर उतना ही होगा जितना आउटसाइड है, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, बिकॉज अंदर पर यूनिटी है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू द एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। बाकी आप काई ई जानते ही हो, वन माइनस एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन आर माइनस वन होता है। तो इस स्थिति में पी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, सो सब कुछ थोड़ा बहुत कैलकुलेट करने के बाद आपको पी मिल जाएगा वन माइनस वन अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब अगर मैं बाउंड्री कंडीशन लगा के यहाँ पर सिग्मा बी की वैल्यू निकाल लूँ, बाउंड्री कंडीशन ये है कि पोलराइजेशन सेकंड बाउंड्री में नॉर्मली माइनस पोलराइजेशन फर्स्ट बाउंड्री में नॉर्मली इज इक्वल टू माइनस सिग्मा बी होता है। तो सेकंड बाउंड्री में तो खैर कुछ होगा नहीं पोलराइजेशन, ठीक है, फर्स्ट बाउंड्री में ही होगा जो होगा, और वो हमने नीचे निकाल ही लिया। मतलब मैं यहाँ लगा रहा हूँ बाउंड्री कंडीशन, ये फर्स्ट बाउंड्री हो गई P1 एन,
ये सेकंड बाउंड हो गई P2N। तो बेसिकली P2N तो कुछ है नहीं, P1N में यही है पोलराइजेशन जो हमने निकाला हुआ है। वो है 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन r एंड सिग्मा f दैट इज इक्वल टू माइनस c। समझ में आ गई बात? दैट्स इट। यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ें तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारे पास बेसिकली वो हो जाएगा, उसकी यही समझ लो, आगे जरूरत नहीं पड़ेगी जाने की। यहाँ देख लो, जरा सा और बचा है, यहीं से आगे बढ़ो। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बेटा वो हो जाएगा जो आपने बाहर लगाया, जो पोलराइजेशन की वजह से आया। जो बाहर लगाया वो तो फ्री चार्जेस की वजह से था, और जो पोलराइजेशन की वजह से निकाला वो बाउंड चार्जेस की वजह से, मतलब पोलराइज चार्जेस की वजह से। एप्सिलॉन नॉट के इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिग्मा एफ माइनस सिग्मा बी आ जाएगा। सिग्मा एफ बेसिकली डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड करता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, और जो पी है वो बेसिकली बाउंड चार्ज पे डिपेंड करता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। अब माइनस माइनस तो इस तरह से प्लस ही हो जाएगा, तो खैर पी बराबर सिग्मा बी हो जाएगा, तो ये पी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये और ये अगर आप लोग थोड़ा एडजस्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला आ जाएगा जो हमने पहले निकाला था, दैट इज डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। तो इसी के साथ आपका इलेक्ट्रोस्टेट होता है खत्म। अब आपसे बस इतनी सी गुजारिश है, इलेक्ट्रोस्टेट को केवल रजिस्टर में लिख के रख मत लेना, ठीक है? इसका कम से कम 2 बार रिवीजन करना अति महत्वपूर्ण है। बिना रिवीजन के काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा और बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है बच्चों? तो इसीलिए इसका रिवीजन अनवरत रूप से लगातार होते रहना चाहिए। अब हम लोग मैग्नेटोस्टेट शुरू करेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 25 क्लासेस के अंदर अंदर विद इन 25 लेक्चर्स मैं आपको मैग्नेटोस्टेट कंप्लीट करवा दूंगा, जैसा मुझे आइडिया है, ठीक है? अगर कोई अड़चने नहीं आई, क्लासेस परफेक्टली टाइम पर होती रही, ठीक है? क्योंकि मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्या है, कभी कभी अड़चने आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में, बट हाँ मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा और समझूंगा कि इस तरह की चीज़ों को हमको जल्दी निपटाना है। तो 25 क्लासेस के अंदर, हाँ ये गारंटी है कि मैं छोड़ता कुछ भी नहीं हूँ, है ना? तो अगर आपको लगता है कि सर बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं और बहुत स्लो सिलेबस हो रहा है, तो इतना मत सोचना, क्योंकि हम थोड़ा धीरे भले ही पढ़ते हैं बट हम पढ़ते बहुत अच्छा है। मैं छोड़ता एक भी कंटेंट नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस फुल रहना। 25 क्लासेस के अंदर अंदर मैं ये करा दूंगा, उसकी आप बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? ये मेरा आइडिया है, ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैग्नेटो स्टेट में 25 क्लास ही लगती है, ठीक है ना? सो डोंट वरी अबाउट इट, यू विल कंप्लीट सून दिस, ठीक है? अगली क्लास में हम लोग मैग्नेटो स्टेट और इलेक्ट्रो स्टेट के बीच में कंपेरिजन पढ़ेंगे, ठीक है? कि सारे इलेक्ट्रो स्टेट के फॉर्मूले मैग्नेटो स्टेट में काम आते हैं, और कैसे काम आते हैं वो हम अगले लेक्चर में ध्यान पूर्वक देखेंगे। थैंक यू।